नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम रूपाली है। तो चलिए अब यह कहानी रूपाली जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है जहां पर मैं खुद आप लोगों को शाम के 7 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनाऊंगा। और मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है और मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन में घटी नहीं बल्कि अपनी सगी बहन रागिनी के जीवन में घटी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। उसे सुनने से ही आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सोचो, जब वो घटना मेरी बहन रागिनी के साथ घटी होगी तो उस वक्त हम सब पर, मेरे परिवार पर क्या गुजरी होगी। खैर, ये तो हमसे बेहतर कौन ही समझ सकता है। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब हमारे दादाजी हरनाथ का देहांत हो गया था। हम लोग बचपन से ही शहर में रहे थे, शहर में ही पले बड़े थे। खासकर मेरी छोटी बहन रागिनी, वो तो बिल्कुल शहर के रंग में रंगी हुई थी। उसकी सोच, उसका रहन सहन सब कुछ मॉडर्न था। उसे गांव गांव का माहौल, गांव के लोग और वहां के रीति रिवाज, इन सब चीजों से सख्त नफरत थी। वो बहुत जिद्दी थी, लेकिन हमारी माँ शीला से बहुत प्यार भी करती थी। उस दिन मैं अपने ऑफिस से घर लौटी ही थी, सब कुछ सामान्य था। तभी मेरी माँ शीला के फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही माँ की जैसे चीख निकल गई। हम सब घबरा गए। माँ फोन पर ही रोने लगी थी। हमें पता चला कि हमारे दादाजी हरनाथ, जो गांव में रहते थे, उनका देहांत हो गया है। घर में जैसे मातम पसर गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तभी माँ ने हम दोनों की तरफ, यानी मेरी तरफ और रागिनी की तरफ देखा और कहा, फौरन सामान बांध लो, हमें अंतिम संस्कार के लिए गांव निकलना है। यह सुनना था कि रागिनी, जो अब तक चुपचाप सोफे पर बैठी थी, वो एकदम से भड़क गई। उसने माँ से साफ साफ कह दिया, माँ मैं गांव नहीं जाऊंगी। मेरी माँ शीला, जो पहले ही दुख में थी, ये सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, क्यों, ये क्या बकवास है? तेरे दादाजी खत्म हुए हैं और तू कह रही है तू नहीं जाएगी? रागिनी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो बोली, माँ आप जानती हैं मुझे वहां का माहौल पसंद नहीं है, और वैसे भी अभी कोरोना का डर भी खत्म नहीं हुआ है। गांव में कोई भी लापरवाही से रहता है, ना कोई मास्क, ना कोई सफाई। मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी, और वैसे भी मेरे जाने या ना जाने से दादाजी वापस तो नहीं आ जाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि मेरी माँ शीला का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में रागिनी पर चिल्ला पड़ी, तुझे शर्म आनी चाहिए रागिनी, यही सिखाया है मैंने तुझे। जिस दादा ने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उनके आखिरी वक्त में तू बीमारी का बहाना बना रही है। तुझे अपने दादाजी से ज्यादा अपनी इस शहर की जिंदगी की पड़ी है। दोनों में बहुत बहस हुई। रागिनी बहुत जिद्दी थी और मेरी माँ भी। वो जिस काम को करने के बारे में सोच लेती थी, उसे करके ही रहती थी। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मेरी एक न सुनी। आखिर में माँ ने रोते हुए अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों को, या खासकर तुझे रागिनी, अपने दादा के आखिरी दर्शन नहीं करने तो मत कर, लेकिन आज के बाद तू मेरी मरी हुई शक्ल देखना। यह कहकर माँ खुद ही अपना बैग पैक करने लगी। अब रागिनी फंस गई थी। वो माँ से बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। उसने ना चाहते हुए भी भारी मन से हाँ कर दी। हम तीनों फौरन एक टैक्सी करके गांव के लिए निकल पड़े। रास्ता लगभग 6 घंटे का था। पूरी रास्ते में चुपचाप आंसू बहाती रही और रागिनी वो गुस्से में कानों में ईयरफोन लगाकर खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। शाम होते होते हम गांव पहुंचे। टैक्सी जैसे ही गांव की कच्ची सड़क पर उतरी, धूल का एक गुब्बार सा उठा। रागिनी ने फौरन अपना मुंह ढक लिया। घर पहुंचकर हमने देखा कि घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। आंगन में औरतें छाती पीट पीट कर जोर जोर से रो रही थीं। चारों तरफ एक मातम सा पसरा हुआ था। रागिनी को यह सब बड़ा अजीब और फिल्मी लग रहा था।
वो इन सब चीजों की आदी नहीं थी। वो मुझसे चिपक कर खड़ी हो गई, जैसे वो इस भीड़ का हिस्सा ही ना हो। अगले दिन दादाजी हरनाथ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम सब बहुत थके हुए थे और दुखी भी। रागिनी तो बस यही इंतजार कर रही थी कि कब ये सब खत्म हो और वो वापस दिल्ली भागे। लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव से निकलना अब उसके लिए नामुमकिन होने वाला था। अंतिम संस्कार के बाद सब लोग आंगन में बैठे थे। तभी गांव की कुछ सबसे बूढ़ी औरतें मेरी मां शीला के पास आकर बैठीं। उनमें से एक जो सबसे बुजुर्ग थीं, वो बोली, बहू शीला, अब सब काम तो हो गया, बस एक आखिरी और सबसे जरूरी रिवाज बचा है। मां ने हैरानी से पूछा, कैसा रिवाज ताई? तो वो बूढ़ी औरत बोली, अब दादा हरनाथ की आत्मा की शांति के लिए घर की कुंवारी लड़कियों को 3 दिनों तक रोज सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर वाले तालाब में डुबकी लगानी होगी। यह सुनना था कि मेरी और रागिनी की दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रागिनी तो पहले ही गुस्से में थी। वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, क्या तालाब में? वो गंदा वाला तालाब? मैं हरगिज नहीं, मैं नहीं नहाऊंगी उस गंदे पानी में। मां ने रागिनी को आंखें दिखाईं, उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन रागिनी चुप होने वालों में से नहीं थी। वो बोली, मां, ये क्या बकवास है? इन गंदे रिवाजों का क्या मतलब है? मेरे नहाने से दादाजी की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? ये सब अंधविश्वास है, मैं यह सब नहीं मानती। अब वहां बैठी सारी औरतें रागिनी को घूर घूर कर देखने लगीं, जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। मां का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने रागिनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर कमरे में ले गईं। दोस्तों, मेरी बहन रागिनी के उस तालाब में नहाने से मना करने की एक और बहुत बड़ी और खौफनाक वजह थी, जिसके बारे में सिर्फ गांव वाले ही जानते थे, और हम भी। बचपन से वो कहानी सुनते आए थे। वो तालाब जिसकी बात हो रही थी, वो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था, और वो तालाब मनहूस माना जाता था। गांव वाले कहते थे कि वो तालाब खूनी है। ये बात कई साल पुरानी है, जब हम शायद दिल्ली में ही पैदा हुए थे। गांव का ही एक लड़का था, उसका नाम दीपू था। कोई 12-13 साल का रहा होगा। एक दिन वो उसी तालाब में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। नहाते नहाते वो अचानक गायब हो गया। उसके दोस्तों ने सोचा वो घर चला गया होगा, लेकिन दीपू घर नहीं पहुंचा। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, जंगल खेत हर जगह, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 3 दिन बाद दीपू की लाश उसी तालाब में ऊपर तैरती हुई मिली। कहते हैं उसकी लाश पूरी तरह से फूल गई थी और नीली पड़ गई थी, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उस दिन के बाद से गांव वालों ने उस तालाब में जाना बंद कर दिया था। खासकर बच्चों का वहां जाना सख्त मना था। गांव वाले मानते थे कि उस तालाब में कोई बुरी आत्मा, कोई पिशाच रहता है, जो नहाने वालों को पानी की गहराई में खींच लेता है। और कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि दीपू की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वो खुद एक पिशाच बनकर उसी तालाब में भटक रही है। रागिनी को यह सारी बातें पता थीं, और वो जो पहले ही गांव के रिवाजों से चिढ़ती थी, वो भला ऐसे खौफनाक तालाब में कैसे नहा सकती थी। कमरे में मां और रागिनी के बीच बहुत बहस हुई। रागिनी रोने लगी। वो बोली, मां, तुम जानबूझकर मुझे मौत के मुंह में क्यों धकेल रही हो? तुम्हें दीपू वाली बात पता है ना? मैं वहां नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी मां शीला, वो भी पूरी तरह रिवाजों में बंधी थी। उन्हें गांव वालों का डर था, उन्हें दादाजी की आत्मा की शांति की फिक्र थी। उन्होंने रागिनी को हर तरह से डांटा, धमकाया और प्यार से समझाया। आखिरकार मां के आंसुओं के आगे रागिनी को एक बार फिर झुकना पड़ा। उसने गुस्से में और रोते हुए हां कर दी। उसने कहा, ठीक है, मैं नहा लूंगी, लेकिन मेरे साथ सोनाली भी जाएगी। अब दोस्तों, मैं भी फंस गई थी। मुझे भी उस तालाब से उतना ही डर लगता था जितना रागिनी को, लेकिन हम दोनों बहनों के पास और कोई चारा नहीं था। हमें वो रिवाज पूरा करना ही था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम दादाजी की आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि उस पिशाच दीपू की बरसों की प्यास बुझाने के लिए उस तालाब की तरफ बढ़ रहे थे। उस रात हम दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। डर के मारे हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। हम बस सुबह होने का खौफनाक इंतजार कर रहे थे। अगले दिन सुबह के 4 बजे अंधेरे में ही गांव की कुछ औरतों ने हमें जगा दिया। उन्होंने कहा, चलो
मुंह धो लो, तालाब पर चलना है। रागिनी का चेहरा गुस्से और डर से तमतमाया हुआ था। वो एक शब्द भी नहीं बोली। हम दोनों बहनें चुपचाप उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी। तालाब गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर था, खेतों के और एक छोटे से जंगल के उस पार। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हमारे पैरों की आहट और झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे हम तालाब के नजदीक पहुंच रहे थे, एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू हवा में फैलने लगी थी, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। रागिनी ने डर के मारे मेरा हाथ कस के पकड़ लिया था। वो कांप रही थी। तालाब के किनारे पहुंचकर जो हमने देखा दोस्तों, वो बहुत डरावना था। वो तालाब नहीं था, वो एक काला गड्ढा था। पानी बिल्कुल काला और ठहरा हुआ था, जैसे सालों से उसमें कोई हलचल ना हुई हो। किनारों पर हरी हरी मोटी काई जमी हुई थी और उसी काले पानी से वो सड़ांध उठ रही थी। गांव की जो औरतें हमारे साथ आई थीं, वो तो जैसे इस सब की आदी थीं। वो फटाफट बातें करती हुई पानी में उतरी। उन्होंने 3-3 डुबकियां लगाईं और बाहर निकल आईं। उन्होंने हमें आवाज दी, चलो सोनाली, रागिनी, तुम दोनों भी डुबकी लगा लो, देर हो रही है, सूरज निकलने से पहले यह करना है। रागिनी वहीं किनारे पर बुत बनकर खड़ी हो गई थी। वो बस उस काले पानी को घूर रही थी। मैंने उसको हिम्मत दी। मैंने कहा, चल रागिनी, बस 3 डुबकी की ही तो बात है, जल्दी से खत्म करके भागते हैं यहां से। मैंने रागिनी का हाथ पकड़ा और हम दोनों डरते डरते तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जैसे ही मेरे पैर ने पानी को छुआ, एक बर्फीली ठंडक मेरी रगों में दौड़ गई। पानी इतना ठंडा था कि पैर सुन्न पड़ गया और पैर के नीचे नरम कीचड़ महसूस हुआ, जैसे मैं किसी दलदल में धंस रही हूं। यह बहुत घिनौना एहसास था। हम दोनों जैसे तैसे कमर तक पानी में पहुंची। वो दूसरी औरतें अब तक जा चुकी थीं। हम उस अंधेरे में उस बदबूदार तालाब में बिल्कुल अकेली थीं। मैंने कहा, चल फटाफट डुबकी मारते हैं। हम दोनों ने अपनी नाक बंद की और पहली डुबकी लगाई। पानी की बदबू दिमाग तक चढ़ गई। हम फौरन ऊपर आईं, फिर दूसरी डुबकी और फिर तीसरी। जैसे ही हम तीसरी डुबकी लगाकर बाहर आईं और वापस किनारे की तरफ भागने के लिए मुड़ी, तभी दोस्तों, तभी रागिनी जोर से चीखी। उसकी एक दबी हुई चीख निकली। मैंने घबरा कर देखा, रागिनी पानी में छटपटा रही थी। वो चिल्ला रही थी, सोनाली, मेरा पैर, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। दोस्तों, ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे दीपू की वो फूली हुई लाश याद आ गई। मैंने घबराकर रागिनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे दूर खींचती जा रही थी। वो जो भी चीज थी वो बहुत ताकतवर थी। वो रागिनी को गहराई में खींच रही थी। रागिनी बुरी तरह हाथ पैर मार रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे किनारे की तरफ खींचने लगी। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। मैं बस चिल्ला रही थी, छोड़ दो मेरी बहन को। कुछ देर यह खींचतान चलती रही। रागिनी आधा पानी में डूब चुकी थी, बस उसका सिर और हाथ ऊपर था। तभी अचानक ना जाने कैसे वो पकड़ ढीली पड़ गई, जैसे उसने रागिनी का पैर छोड़ दिया हो। मेरा हाथ जो रागिनी को पकड़े हुए था, वो झटके से पीछे आया और हम दोनों गिरती पड़ती तालाब की सीढ़ियों पर आ गिरी। हम एक पल भी वहां नहीं रुकी। हम दोनों गीले और कांपते हुए घर की तरफ भागे। हम तब तक नहीं रुकी जब तक हमने घर का दरवाजा नहीं देख लिया। घर में घुसते ही हम दोनों आंगन में धड़ाम से गिर पड़ी और जोर जोर से हाँफने लगी। हमारी आवाज सुनकर मेरी माँ शीला घबराकर बाहर आई। हम दोनों को उस हालत में देखकर वो डर गईं। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ तालाब पर? रागिनी जो बुरी तरह कांप रही थी, वो रोते हुए बोली, माँ, तालाब में कोई है। उसने मेरा पैर पकड़ लिया था। वो मुझे मारना चाहता था। ये सुनना था कि मेरी माँ शीला के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन दोस्तों, यह तो बस एक खौफनाक कहानी की शुरुआत थी। हमें उस वक्त यह नहीं पता था कि जिस चीज ने रागिनी का पैर पकड़ा था, वो सिर्फ उसका पैर पकड़कर नहीं रुका था। वो पिशाच, वो दीपू की आत्मा, वो रागिनी के साथ तालाब से बाहर आ चुकी थी। जो कुछ मेरी बहन रागिनी के साथ उस तालाब पर हुआ था, वो सोचकर मेरी रूह आज भी कांप जाती है। हम दोनों भागती हुई घर के आंगन में आकर गिरी थीं और बुरी तरह हाँफ रही थीं। हमारी हालत देखकर मेरी माँ शीला हम दोनों के पास दौड़कर आई थी। वो घबराकर पूछ रही थी कि क्या हुआ, हम इतने डरे हुए क्यों हैं?
रागिनी के तो जैसे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस रोए जा रही थी और उस तालाब की तरफ कांपते हुए इशारा कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने मां को बताया, मां तालाब में कोई है। उसने मेरा पैर पकड़ा था। वो मुझे पानी के अंदर खींच रहा था। वो मुझे मार डालना चाहता था। दोस्तों, ये कहना था कि मेरी मां शीला के तो जैसे होश ही उड़ गए। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो वहीं आंगन में जमीन पर बैठ गई। मेरा चेहरा और मेरी मां का चेहरा, दोनों के चेहरों पर एक ही खौफ था। हम समझ गए थे कि गांव वालों की बातें, दीपू की कहानी, वो सब सच था। मेरी मां रोने लगी, कहने लगी कि हाय मेरे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपनी ही जिद में अपनी बेटियों को मौत के मुंह में भेज दिया। ये कैसा रिवाज है जिसने मेरी बच्चियों की जान खतरे में डाल दी। मां खुद को कोस रही थी और रागिनी, वो बस एक कोने में बैठकर बुरी तरह कांप रही थी। मैंने और मां ने मिलकर रागिनी को संभाला। हम उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गए, उसे खाट पर लिटा दिया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। उस रात दोस्तों, हम तीनों में से कोई भी नहीं सोया। मां पूरी रात रागिनी के सिरहाने बैठकर रोती रही और भगवान का नाम लेती रही, और रागिनी वो पूरी रात कंबल में लिपटी कांपती रही। उसकी आंखें पूरी रात खुली रहीं। वो बस छत को घूरे जा रही थी बिना पलक झपकाए। लेकिन मेरा शहर में पला बढ़ा दिमाग और खासकर रागिनी का मॉडर्न ख्यालों वाला दिमाग अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यह किसी भूत या पिशाच का काम है। हम खुद को समझा रहे थे कि हो सकता है पानी के अंदर कोई जानवर हो, कोई बड़ी मछली, या शायद तालाब की गंदगी में कोई लकड़ी का टुकड़ा या जड़ फंस गई हो और रागिनी का पैर उसमें उलझ गया हो, और डर के मारे हमें लगा हो कि किसी ने पैर पकड़ लिया है। हम यही सब उल्टे सीधे ख्याल अपने दिलो दिमाग में ला रहे थे ताकि हमारा डर कुछ कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, डर कम नहीं हो रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह जब मां हमें चाय देने आई तो वो रागिनी को देखकर डर गई। रागिनी उठी नहीं थी, वो पहले से ही जागी हुई थी। वो खाट पर बैठी थी और बस सामने दीवार को घूरे जा रही थी, बिल्कुल चुपचाप, बिना हिले डुले। मां ने उसे हिलाया, रागिनी, रागिनी क्या हुआ, तू ठीक तो है? रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मां को घूर कर देखने लगी। दोस्तों, मेरी मां ने हमें बाद में बताया कि उस वक्त रागिनी की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो, और वो मां को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उन्हें पहचानती ही नहीं। मां घबरा गई, रागिनी के माथे पर हाथ रखा। मां चिल्ला पड़ी, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। लेकिन दोस्तों, रागिनी को जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, ना बुखार ना कमजोरी। उसे तो बस एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। वो बार बार यही कह रही थी, मां मुझे ठंड लग रही है। तभी मां ने एक और बात कहकर हम सबको डरा दिया। वो रोते हुए बोली, हे भगवान, आज तो रिवाज का दूसरा दिन है, इन्हें फिर से तालाब पर जाना है। यह सुनकर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मां तुम पागल हो गई हो, इसकी हालत देखी है, और तुम इसे वापस उसी मौत के कुएं में भेजना चाहती हो। मैं रागिनी को कहीं नहीं ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मां वो गांव के रिवाजों में बुरी तरह बंधी थी। उन्हें हमारी जान से ज्यादा दादा हरनाथ की आत्मा की शांति और गांव वालों की बातों की फिक्र थी। वो रोने लगी, बोली, अगर रिवाज टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। दादा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो भटकती रहेगी। गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। हम दोनों बहनों में और मां में बहुत बहस हुई, और दोस्तों, आखिर में मां की जिद और उनके आंसुओं की जीत हुई। यह तय हुआ कि हम फिर से तालाब पर जाएंगे। मैं रागिनी के साथ रहूंगी। हम बस डुबकी लगाकर फौरन वापस आ जाएंगे। रागिनी को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक जिंदा लाश बन गई थी, जैसे उसके शरीर पर उसका कोई काबू ही नहीं था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और हम दोनों बहनें फिर से उस खौफनाक तालाब की तरफ चल दी। रास्ते भर रागिनी एक भी शब्द नहीं बोली। वो बस चुपचाप चलती रही, जैसे कोई मशीन चल रही हो। तालाब के पास पहुंचकर मैंने रागिनी को बाहर ही रोक दिया। मैंने कहा, रागिनी बस जल्दी से नहाकर वापस आना है, मैं यहीं हूं तेरे साथ, डरना मत। रागिनी ने मेरी तरफ देखा और दोस्तों, ना जाने क्यों वो मुस्कुराई, एक बहुत ही अजीब और ठंडी सी मुस्कान। मैं उसकी वो मुस्कान देखकर जैसे एक पल के लिए सहम गई। मुझे शायद कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन तब तक रागिनी पानी की तरफ बढ़ चुकी थी। आज उसे उस पानी से कोई डर नहीं लग रहा था, ना ही उसे वो बदबू आ रही थी, बल्कि उसे जैसे वो पानी अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कोई अपना बुला रहा हो। उसने पानी में कदम रखा और इस बार पानी उसे ठंडा नहीं लगा, पानी उसे गुनगुना सा लगा, बहुत आरामदायक। वो पानी में आगे बढ़ती गई
और बिना नाक बंद किए उसने डुबकी लगा दी। वो पानी के अंदर थी और शायद उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसका बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि उसे देर हो रही है। मैं बाहर से चिल्लाने लगी, रागिनी, रागिनी बाहर आ। लेकिन वो तो जैसे मेरी आवाज सुन ही नहीं पा रही थी। वो बस उस पानी के अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी, या शायद कोई उसे मिल गया था। बहुत देर बाद जब मुझे लगा कि वो डूब गई है तो मैं घबरा कर खुद पानी में कूदने वाली थी कि तभी रागिनी पानी से बाहर निकली। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और वो हंस रही थी। मैं उसे इस तरह हंसते हुए देखकर हैरान रह गई। मैं जल्दी से उसे पानी से बाहर खींचकर घर ले आई। घर आकर वो फिर से उसी खाट पर बैठ गई और दीवार को घूरने लगी। उसका बुखार जैसे गायब हो गया था, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा चुप हो गई थी। तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा। हम दोनों एक रोबोट की तरह तालाब पर गईं और नहाकर वापस आ गईं। अब गांव में दादा हरनाथ की 13वीं की तैयारी हो रही थी। रिवाज पूरे हो चुके थे। रागिनी की हालत अब भी वैसी ही थी, चुपचाप सबको घूरती हुई, बस चुप। माँ ने सोचा कि शायद दादाजी की मौत का सदमा लगा है उसे और गांव के माहौल में वो घबरा गई है। उन्होंने फैसला किया कि जैसे ही 13वीं खत्म होगी वो उसे वापस दिल्ली ले जाएंगी। उन्हें लगा कि शहर जाकर माहौल बदलेगा तो रागिनी ठीक हो जाएगी। 13वीं का काम खत्म हुआ और अगले ही दिन हमारा दिल्ली वापस जाने का टिकट बुक हो गया। मैं भी माँ और रागिनी के साथ ही आ रही थी। मैं उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वापसी का सफर टैक्सी में बहुत खामोशी से गुजरा। रागिनी पूरी रास्ते बस खिड़की से बाहर देखती रही, बिना कुछ बोले। दिल्ली पहुंचकर अपने फ्लैट में आकर हमें लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बस हमारा वहम था। गांव का अंधविश्वास था जो हम पर हावी हो गया था। लेकिन दोस्तों, हम गलत थे। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। माँ ने फैसला किया कि वो कुछ दिन रागिनी के साथ ही फ्लैट पर रहेंगी ताकि उसकी देखभाल कर सकें। मैं भी रोज उनसे मिलने आने लगी। 2-3 दिन सब कुछ शांत रहा। रागिनी अब भी चुप थी, लेकिन वो शांत थी। माँ को लगा कि उसमें सुधार आ रहा है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह तूफान से पहले की शांति है। वो पिशाच, वो दीपू की आत्मा, वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी और वो मौका उसे उस रात मिला। दोस्तों, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं वो रागिनी को खुद याद नहीं है। ये सब मुझे मेरी माँ शीला ने बाद में बताया, और जब मैंने सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात हम सब खाना खाकर सो गए थे। माँ रागिनी के पास ही दूसरे बिस्तर पर सो रही थी। मैं अपने घर चली गई थी। रात के करीब 2 बजे होंगे। मेरी माँ की नींद खुली। उन्हें प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए उठी। उन्होंने रागिनी की तरफ देखा। रागिनी बिस्तर पर नहीं थी। माँ घबरा गई। उन्हें लगा कि वो शायद वॉशरूम गई हो। उन्होंने आवाज दी, रागिनी, रागिनी बेटी, कहाँ है तू? कोई जवाब नहीं आया। माँ घबराकर बिस्तर से उठी और कमरे की लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जली और उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी चीख निकल गई। दोस्तों, रागिनी कमरे में ही थी, लेकिन बिस्तर पर नहीं, जमीन पर नहीं। वो हवा में तैर रही थी। जी हाँ दोस्तों, हवा में, फर्श से लगभग 7 फीट ऊपर छत के पास। उसका शरीर बिल्कुल सीधा था, जैसे कोई लकड़ी का तख्ता हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और सफेद हो चुकी थीं। उनमें पुतलियां नहीं थीं और वो छत को घूर रही थी और धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। मेरी माँ शीला, वो बेचारी, अपनी आंखों के सामने ये भयानक मंजर देखकर सुध-बुध खो बैठी। वो डर के मारे बुत बनकर वहीं खड़ी रह गई। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी रागिनी ने, या यूं कहूं कि उसके अंदर जो था, उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और हवा में तैरते हुए ही मेरी माँ को देखा और मुस्कुराया। वही ठंडी भयानक मुस्कान। ये देखते ही मेरी माँ की घिघी बंध गई। वो जोर से चीखी, रागिनी! उनकी चीख इतनी जोर की थी कि जैसे कोई कांच टूट गया हो। और दोस्तों, मेरी माँ की चीख सुनते ही रागिनी, जो हवा में तैर रही थी, वो धड़ाम से नीचे फर्श पर आ गिरी, जैसे किसी ने रस्सी काट दी हो। वो जोर से जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। लेकिन माँ, वो तो यह सब देखकर पहले ही बेहोश होकर गिर चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरी माँ शीला और मेरी बहन रागिनी दोनों ही फ्लैट में बेहोश पाई गईं। अगली सुबह जब मैंने माँ को फोन किया और कई बार फोन करने पर भी किसी ने फोन नहीं उठाया, तो मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से कांप उठा। मैं फौरन एक टैक्सी लेकर माँ के फ्लैट पर पहुंची। मैंने घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने घबराकर अपनी चाबी से दरवाजा खोला और जैसे ही मैं अंदर घुसी, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी माँ शीला फर्श पर बेहोश पड़ी थी।
और मेरी बहन रागिनी वो भी बिस्तर के पास जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। मैं चीख पड़ी। मैं दौड़कर पहले मां के पास गई। मैंने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उन्हें हिलाया। कुछ देर बाद मां ने कांपते हुए आंखें खोली और मुझे देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बस एक ही तरफ इशारा कर रही थी, छत की तरफ। मैंने रागिनी को उठाकर सीधा किया। वो भी बेहोश थी, लेकिन उसके सिर पर और पीठ पर चोट के निशान थे, जैसे वो बहुत ऊंचाई से गिरी हो। मैंने रागिनी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और मां को संभाला। मैंने डरते हुए पूछा, मां ये सब क्या है? क्या हुआ रात को? और दोस्तों, उसके बाद मेरी मां शीला ने रोते रोते कांपते हुए जो मुझे बताया, वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। मां ने मुझे सब बताया, कैसे वो रात को 2 बजे उठी और कैसे उन्होंने रागिनी को हवा में 7 फीट ऊपर तैरते हुए पाया, कैसे उसकी आंखें सफेद थीं और कैसे उसने मां को देखकर वो भयानक ठंडी मुस्कान दी और कैसे मां की चीख सुनकर वो धड़ाम से फर्श पर आ गिरी। मैं यह सब सुनकर बुद्ध बन गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम समझ गए थे कि मामला बहुत गंभीर है। वो पिशाच, वो दीपू की आत्मा, वो गांव से हमारे साथ दिल्ली आ चुकी थी और वो अब मेरी बहन रागिनी के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी। मां ने फैसला किया कि वो रागिनी को अस्पताल ले जाएंगी। उन्हें लगा कि शायद यह कोई दिमागी बीमारी है, कोई दौरा पड़ा हो। वो इन भूत प्रेत की बातों पर शहर में रहकर यकीन नहीं करना चाहती थी। हम रागिनी को जैसे तैसे तैयार करके शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गए। रागिनी अब भी बिल्कुल चुप थी। वो बस एक जिंदा लाश की तरह हमारे साथ चल रही थी। अस्पताल पहुंचकर हमने डॉक्टर को सब कुछ बताया, लेकिन दोस्तों, हमने वो हवा में तैरने वाली बात छुपा ली। हमें डर था कि डॉक्टर हमें पागल समझेंगे। हमने बस यह कहा कि हमारे दादाजी की मौत हुई है और तब से रागिनी सदमे में है। ये बेहोश होकर गिर गई थी और तब से अजीब बर्ताव कर रही है। डॉक्टर एक बहुत ही तजुर्बेकार आदमी था। उसने रागिनी की जांच शुरू की। उसने खून के सैंपल लिए और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये शायद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, सदमे की वजह से हुआ है। उन्होंने रागिनी को एक इंजेक्शन दिया और उसे एक प्राइवेट रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए लिटा दिया। माँ और मैं दोनों रागिनी के पास ही बैठे थे। हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आत्मा, वो पिशाच, वो इतनी आसानी से कहां हार मानने वाला था। शाम के वक्त जब एक नर्स रागिनी को दवा देने आई और वही सीनियर डॉक्टर उसका हालचाल पूछने के लिए हमारे पास खड़ा था, तभी ये फिर से हुआ। डॉक्टर रागिनी से बात कर रहे थे। पूछ रहे थे, मिस रागिनी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? रागिनी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराई, वही मुस्कान जो उसने तालाब के किनारे दी थी। और फिर दोस्तों, रागिनी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। रागिनी ने एक बहुत ही गहरी और पानी में डूबी हुई भयानक आवाज में कहा, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। यह सुनते ही वहां कमरे में जैसे एक सन्नाटा छा गया। वो आवाज रागिनी की नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज थी। डॉक्टर और नर्स हैरानी से रागिनी की तरफ देखने लगे। मां और मैं डर से कांपने लगे और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रागिनी ने उनकी आंखों के सामने दोबारा हवा में उठना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, अस्पताल के उस कमरे में डॉक्टर और नर्स के सामने रागिनी अपने बिस्तर से धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और हवा में तैरने लगी। यह देखकर वो नर्स बुरी तरह चीख पड़ी। उसके हाथ से दवाओं की ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई और वो भूत शैतान बचाओ चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भाग गई। वो डॉक्टर जो खुद को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझता था, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया था। वो घबराकर दीवार से जा चिपका और बस कांपते हुए रागिनी को हवा में तैरते हुए देखता रहा। मेरी मां, वो तो फर्श पर बैठकर छाती पीट पीट कर रोने लगी थी और मैं बस बुत बनी खड़ी थी। और रागिनी वो हवा में तैर रही थी और उस भयानक गहरी पानी वाली आवाज में जोर जोर से हंस रही थी। पूरा अस्पताल उसकी उस डरावनी हंसी से गूंज उठा था। कुछ देर बाद रागिनी धड़ाम से फिर जमीन पर आ गिरी और बेहोश हो गई। वो डॉक्टर जो अब तक कांप रहा था, वो गुस्से में लाल हो गया। उसने फौरन सिक्योरिटी को बुलाया और हमें अस्पताल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। वो चिल्ला रहा था, निकालो इनको, बाहर निकालो, ये कोई मेडिकल केस नहीं है, ये सब पागल हैं, मेरा अस्पताल खराब कर दिया। हम क्या करते? हमें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। मां अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बैठकर रो रही थी। हम हार चुके थे। विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब हम कहां जाते? किससे मदद मांगते? तभी दोस्तों, वो नर्स जो डर के मारे भाग गई थी, वो चुपके से हमारे पास आई। वो शायद खुद किसी गांव की रहने वाली थी।
वो इन चीजों को समझती थी। उसने डरते डरते मेरी माँ के हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमाया। वो धीरे से बोली, माँ जी, डॉक्टर साहब नहीं समझेंगे। आपकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। यह पता निजामपुर के पास बालाजी महाराज के मंदिर का है। वहां सिद्ध बाबा बैठते हैं और उनके साथ एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक महाराज भी होते हैं। वही अब आपकी बेटी को बचा सकते हैं। देर मत करना, यह आत्मा उसे मार डालेगी। यह कहकर वो नर्स जल्दी से वहां से चली गई। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। हमने उसी वक्त एक टैक्सी ली और उस मंदिर की तरफ निकल पड़े, एक अनजानी और खौफनाक मंजिल की ओर। मैंने आपको बताया था कि कैसे वो अस्पताल की नर्स हमें उस मंदिर का पता देकर गई थी। हम, मेरी माँ शीला, मैं और मेरी बहन रागिनी, जो अब बस एक जिंदा लाश बन चुकी थी, हम तीनों फौरन एक टैक्सी करके उस अनजान निजामपुर के पास वाले बालाजी मंदिर की तरफ निकल पड़े। हमारे दिल में डर भी था और एक आखिरी उम्मीद भी कि शायद यहीं हमारी मुश्किल का हल मिलेगा। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद टैक्सी ने हमें एक बहुत ही पुराने और सिद्ध मंदिर के बाहर उतार दिया। मंदिर प्राचीन पत्थर का बना था जो जगह जगह से पुराना पड़ गया था। अंदर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। एक अजीब सा सन्नाटा और सुकून फैला हुआ था। हवा में धूप बत्ती और गेंदे के फूलों की खुशबू घुली हुई थी। हमने डरते डरते अंदर कदम रखा। आंगन में बालाजी महाराज की एक बड़ी सी सिंदूरी मूर्ति थी जिस पर चांदी का वर्क चढ़ा था, और वहीं एक कोने में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़े से झटाधारी बाबा बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वो ही शायद सिद्ध बाबा थे। और उनके ठीक बगल में एक और आदमी बैठा था जिसकी उम्र यही कोई 50-55 की रही होगी। उसने गहरे लाल कपड़े पहने थे, माथे पर बड़ा सा तिलक था और आंखें बहुत तेज थीं। वो कोई तांत्रिक महाराज लग रहे थे, जैसा कि उस नर्स ने बताया था। हम तीनों डरते डरते उनकी तरफ बढ़े। मेरी माँ रागिनी को सहारा दिए हुए थी। जैसे ही सिद्ध बाबा और उन तांत्रिक महाराज की नजर हम पर पड़ी, खासकर रागिनी पर, वो दोनों एक पल के लिए रुक गए। उनके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे वो समझ गए हों कि हम क्या मुसीबत लेकर आए हैं। सिद्ध बाबा ने हमें पास बुलाया। मेरी माँ उन्हें कुछ बताती, इससे पहले ही वो तांत्रिक महाराज खड़े हो गए और सीधे रागिनी के सामने आकर रुक गए। उन्होंने रागिनी को सिर से पांव तक घूरा और फिर सिद्ध बाबा की तरफ मुड़कर बोला, बाबा, यह लड़की खाली नहीं है। इसके अंदर कोई बहुत ताकतवर पिशाच है जो पानी से आया है। यह सुनकर मेरी माँ वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। वो बाबा के कदमों में गिर गई। बाबा, मेरी बेटी को बचा लो, यह शैतान इसकी जान ले लेगा। सिद्ध बाबा ने उन्हें उठाया और शांत रहने को कहा। फिर उन्होंने रागिनी की तरफ देखा और मुझसे या मेरी माँ से नहीं, बल्कि रागिनी के अंदर जो था उससे बात की। वो बोले, कौन है तू? क्यों इस मासूम बच्ची के पीछे पड़ा है? क्या चाहिए तुझे? दोस्तों, जैसे ही बाबा ने यह कहा, रागिनी जो अब तक चुपचाप खड़ी थी वो कांपने लगी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और फिर उसके मुंह से वही गहरी पानी में डूबी हुई भयानक आवाज निकली, वो मेरी है। मैं उसे ढूंढ रहा था। वो खुद आई थी मेरे पास, तालाब में। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। यह सुनकर वहां बैठे कुछ और लोग डर के मारे पीछे हट गए। माँ और मैं डर से कांप रहे थे, लेकिन सिद्ध बाबा और वो तांत्रिक महाराज वो बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें कोई हैरानी ना हुई हो। सिद्ध बाबा मुस्कुराए। वो बोले, अच्छा तो तू दीपू है। दोस्तों, जैसे ही बाबा ने दीपू नाम लिया, रागिनी के अंदर जैसे एक बिजली सी दौड़ी। वो पिशाच हैरान था कि इस बाबा को उसका नाम कैसे पता चला। बाबा ने अपनी बात जारी रखी, कई सालों से उसी तालाब में अटका हुआ है तू। पिशाच बन गया है। तालाब में नहाने वालों का खून चूस चूस कर उनकी ऊर्जा लेकर तू बहुत शक्तिशाली हो गया है। तुझे लगा कि इस बच्ची को तू आसानी से अपने वश में कर लेगा, लेकिन तू भूल गया कि हर ताकत के ऊपर एक ताकत होती है। यह कहकर तांत्रिक महाराज ने अपने झोले में से कुछ भभूत राख निकाली और उसे रागिनी के ऊपर फेंक दिया। वो भभूत जैसे ही रागिनी के शरीर से टकराई, दोस्तों, हमें लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डंक मार दिया हो। रागिनी नहीं, वो पिशाच एक दिल दहला देने वाली चीख मारकर फर्श पर गिर गया और तड़पने लगा। सिद्ध बाबा ने मेरी माँ की तरफ देखा। वो बोले, बेटी, इलाज शुरू हो गया है, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। पूरे 24 घंटे लगेंगे और इन 24 घंटों में कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है। तैयार हो? माँ रोते हुए बोली। बाबा, अब सब आपके सहारे हैं।
बस मेरी बच्ची को बचा लो, तांत्रिक महाराज ने कहा। बाबा, अनुष्ठान शुरू करने के लिए हमें उसी तालाब का पानी चाहिए होगा। जी हाँ दोस्तों, वही खूनी तालाब। सिद्ध बाबा ने मेरी तरफ देखा। बेटी, यह काम तुम्हें करना होगा। तुम्हें वापस उस गांव जाना होगा और उसी तालाब से 2 बोतलें पानी भरकर लाना होगा। जाओ, जल्दी जाओ, वक्त बहुत कम है। मैं यह सुनकर कांप गई। मैं अकेली वहां कैसे जाती? लेकिन जब मैंने फर्श पर तड़पती अपनी बहन रागिनी को देखा तो मेरी आंखों में हिम्मत आ गई। मैंने कहा, मैं जाऊंगी बाबा, मैं अभी जाऊंगी। मैं उसी वक्त टैक्सी करके वापस गांव के लिए निकल पड़ी, एक ऐसे सफर पर जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। मेरे जाने के बाद सिद्ध बाबा और तांत्रिक महाराज ने रागिनी को मंदिर के एक पिछले हिस्से में बने छोटे से हवन कुंड वाले कमरे में बंद कर दिया। मां को बाहर इंतजार करने को कहा। उधर मैं डरते डरते गांव पहुंची। रात का अंधेरा हो रहा था। मैं कांपते हुए उस तालाब पर पहुंची। वहां वही सड़ी हुई बदबू फैली थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो पिशाच मुझ पर भी हमला ना कर दे। मैंने हिम्मत करके जल्दी से 2 बोतलें पानी की भरी और वहां से ऐसे भागी जैसे मेरे पीछे मौत पड़ी हो। मैं देर रात तक वापस मंदिर पहुंची। तब तक अनुष्ठान शुरू हो चुका था। बाबा और तांत्रिक महाराज उस बंद कमरे के अंदर थे और अंदर से रागिनी की नहीं बल्कि उस पिशाच दीपू की भयानक चीखें और गर्जने की आवाजें आ रही थीं। मां दरवाजे पर बैठी बस रोए जा रही थी। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। अगली सुबह जब हम दोनों की आंख लग गई थी तभी तांत्रिक महाराज ने दरवाजा खोला। उनका चेहरा पसीने से भीगा था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। वो बोला, जाकर देखो अपनी बेटी को, यह पिशाच बहुत जिद्दी है, यह हार नहीं मान रहा है। हम डरते डरते अंदर गए और जो हमने देखा हमारी चीख निकल गई। रागिनी फर्श पर पड़ी थी, लेकिन वो रागिनी नहीं लग रही थी। उसका शरीर पूरी तरह फूल गया था, जैसे पानी में डूबी हुई लाश होती है। उसकी चमड़ी नीली और पीली पड़ गई थी और उससे वही भयानक सड़ी हुई बदबू आ रही थी जो तालाब से आती थी। मां यह देखकर बेहोश हो गई। मैं रोने लगी। मुझे लगा रागिनी मर चुकी है, वो पिशाच जीत गया है। तभी सिद्ध बाबा और तांत्रिक महाराज वापस अंदर आए। तांत्रिक महाराज गुस्से में थे। वो बोले, बाबा, अब आखिरी उपाय ही करना होगा। सिद्ध बाबा ने सिर हिला दिया। तांत्रिक महाराज ने अपने झोले से एक छोटा सा धारदार चाकू निकाला। यह देखकर रागिनी के फूले हुए शरीर में हलचल हुई। वो पिशाच घबरा गया। नहीं, ये क्या कर रहे हो? मुझे मत मारो। तांत्रिक महाराज रागिनी के पास गए और झटके से उसने रागिनी के सिर के कुछ बाल काट लिए। जी हाँ दोस्तों, उसने रागिनी के थोड़े से बाल काट लिए और फिर वो तालाब के पानी की वो दूसरी बोतल उठाकर लाया जो मैं भरकर लाई थी। तांत्रिक महाराज ने वो कटे हुए बाल उस पानी की बोतल में डाल दिए। रागिनी के बाल उस गंदे तालाब के पानी में तैरने लगे और फिर उस तांत्रिक महाराज ने वो किया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उसने एक छोटा सा चूल्हा जलाया और उस पानी की बोतल को, जिसमें रागिनी के बाल थे, उसे आग पर गर्म करने के लिए रख दिया। दोस्तों, यह होना था कि जैसे ही वो बोतल गर्म होनी शुरू हुई, जैसे ही उस तालाब के पानी ने आग की गर्मी महसूस की, रागिनी के अंदर जो पिशाच था वो ऐसे तड़पा जैसे किसी ने उस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। उसे भयानक पीड़ा होने लगी। वो जोर जोर से चीखने लगा, आ आ आ आ हा हा। ये क्या किया? जलन, बहुत जलन हो रही है, हटा लो इसे, मुझे छोड़ दो, मैं जल जाऊंगा, निकालो मुझे। वो रागिनी के उस फूले हुए शरीर में तड़प रहा था जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा हो। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। सिद्ध बाबा अब खड़े हो गए थे। उनके हाथ में एक पुराना छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। उन्होंने उस बक्से को खोला और जोर से बालाजी महाराज का जयकारा लगाया। भाग जा यहां से, दुष्ट आत्मा, यही तेरा अंजाम है। वो पिशाच अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चीखा, नहीं, मैं जा रहा हूं, छोड़ रहा हूं इसे, बस इस आग को बुझा दो। और दोस्तों, एक भयानक दिल दहला देने वाली आखिरी चीख के साथ एक काला धुआं, एक बहुत ही बदबूदार काला धुआं रागिनी के फूले हुए मुंह से तेजी से बाहर निकला। वो धुआं कमरे में इधर उधर भागने लगा जैसे छिपने की जगह ढूंढ रहा हो। लेकिन सिद्ध बाबा तैयार थे। उन्होंने वो खुला हुआ लकड़ी का बक्सा उस धुएं के सामने कर दिया। जैसे उस बक्से में कोई चुंबक लगी हो, वो सारा काला धुआं खींचकर उस बक्से के अंदर चला गया और पलक झपकते ही सिद्ध बाबा ने उस बक्से का ढक्कन बंद कर दिया और उस पर एक ताला और एक पवित्र धागा बांध दिया। वो पिशाच, वो दीपू की आत्मा
वो हमेशा के लिए उस लकड़ी के बक्से में कैद हो चुकी थी। और जैसे ही वो आत्मा रागिनी के शरीर से निकली, रागिनी जो एक फूली हुई लाश बनी हुई थी, वो धीरे धीरे पिचकने लगी। उसका शरीर वापस अपनी असली हालत में आने लगा। वो बदबू खत्म हो गई, वो नीलापन खत्म हो गया और रागिनी बेहोश होकर फर्श पर शांत पड़ गई। मैंने जल्दी से मां को होश में लाया। हम दोनों डरते डरते रागिनी के पास गए। हमें लगा वो मर गई, लेकिन तांत्रिक महाराज ने उसकी नब्ज देखी और मुस्कुराया। जिंदा है, बस बहुत कमजोर हो गई है। उसने रागिनी पर कुछ गंगा जल छिड़का और कुछ ही देर बाद रागिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे कुछ याद नहीं था, उसे बस बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने हमें देखा और एक बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मां सोनाली। यह सुनना था कि मेरी मां और मैं उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। वो खुशी के आंसू थे। सिद्ध बाबा ने हमें कुछ दिन वहीं मंदिर में रुकने को कहा। रागिनी इतनी कमजोर हो गई थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो बच गई थी। वो पिशाच जा चुका था। जब हम कुछ दिनों बाद वहां से जाने लगे तो बाबा ने हमें सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा, इस बच्ची को अभी घर से बाहर बिल्कुल मत निकालना जब तक यह पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाए, और जब यह ठीक हो जाए तो इन्हीं महाराज बालाजी को आकर एक नया चोला और सवा मणि का प्रसाद जरूर चढ़वा देना। बाबा ने वो लकड़ी का बक्सा जिसमें दीपू की आत्मा कैद थी, वो हमें नहीं दिया। उन्होंने कहा, यह आत्मा नष्ट नहीं हुई है, बस कैद हुई है। इसे यहीं मंदिर की नींव के नीचे दबा दिया जाएगा ताकि यह फिर कभी किसी को परेशान ना कर सके। मेरी मां ने और मैंने बाबा और तांत्रिक महाराज को बहुत सारी दक्षिणा, पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, यह हमारा धर्म है, हम इंसानियत की मदद करने का पैसा नहीं लेते। दोस्तों, आज इस बात को कई साल हो गए हैं। रागिनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो खौफ, वो तालाब, वो बदबू और वो पानी में डूबी हुई भयानक आवाज हम तीनों आज तक नहीं भूल पाए हैं। वो हमारी जिंदगी का सबसे भयानक और सच्चा किस्सा था। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राम अवधेश पटेल भाई धनापुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फजीन भाई मालदीव से, नीरज भाई कानपुर से, विक्रम सिंह भाई लखनऊ से, सिप्पा बरार भाई बठिंडा से, भीमसेन भाई ओडिशा से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, धर्मराज भाई भारत से, वरुण भाई यवतमाल से, इजहार भाई उत्तर प्रदेश से, कुलविंदर कौर भाई पंजाब से, मेहंदी भाई पाकिस्तान से, अंजलि चौधरी जी मथुरा से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, मोहिबाजी पाकिस्तान से, रतन भाई भारत से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, समीर सिंह और शमी सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, अरविंद भाई राजकोट से, गिरिराज विश्वकर्मा भाई इंदौर से, विनोद सिंह भाई सोपुरा ब्यावर से, हसन अब्बास भाई इटली से, राजकुमार भाई नेपाल काठमांडू से, निहारिका जी ओडिशा से, सतेंद्र कुमार भाई टिप्टूर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, रुपेश पटेल भाई सूरत से, सरफराज आलम भाई मुंबई से, पूनम जी सूरत से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, अशीम भाई इंदौर से, राम अवधेश पटेल भाई गांधौना उत्तर प्रदेश से, रविंद्र भाई आगरा से, हेमंत कुमार भाई भरतपुर राजस्थान से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार भाई दिल्ली से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, नीरज पेप्सू भाई कानपुर से, रंजीत भाई बलिया से, पांडुरंग कशीद भाई सूरत से, बलभिंदर सिंह भाई राजस्थान से, धर्मेंद्र झा भाई कोलकाता से, समीर अलवी भाई गाजियाबाद से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम धानक भाई राजकोट से, मेघा दीदी उमरेड से, अजीनाथ भाई धामगांव महाराष्ट्र से, हमदून जिया और अहियान और आलिया भाई मालदीव से, कविता भिवानी जी हरियाणा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, अक्षय रावत भाई भारत से, मोहम्मद महफूज आलम भाई जयपुर से, करण कुमार भाई सीतामढ़ी से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अख्तर अंसारी भाई सिंगापुर से, विकास पंडो भाई छत्तीसगढ़ से, सुनील राज भाई असम से, हामिदुल्लाह खान भाई पाकिस्तान से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, मुकेश भाई देवबंद से, बिमल भाई सऊदी अरब से, मानसा भाई पठानकोट से, रोशनी कंसकर जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदित्य कुमार भाई बलरामपुर से, प्रणब भाई ओडिशा से, इफात अलीम खान भाई पाकिस्तान से, कृष्णा भाई ओडिशा से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अमित भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई मालदा से,
राकेश कुमार कलेरा भाई राजस्थान से, मोहम्मद आसिफ भाई बंगाल से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, राकेश कुमार भाई जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई मालेगांव से, बादल कुमार भाई बिहार से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, सनी गिल भाई लुधियाना पंजाब से, सरोज भाई कतर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, अनिल चौहान भाई बिहार से, नजीर अली भाई संभालगांव खासपुर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, आयुष बसफोर भाई गोलाघाट से, शिवम शर्मा भाई इंडिया से, प्रीत कौर भाई कतर से, प्रकाश चौहान भाई गुजरात से, रितेश कुमार सिंह भाई गुजरात से, सुनील सेठी भाई ओडिशा से, सतीश खरे भाई भिलाई छत्तीसगढ़ से, बसौला मनीष भाई सिडनी से, संदीप थापा भाई नेपाल से, कुश चौधरी भाई बिहार से, रोशनी और प्रदीप भाई बंगलोर से, कुंदन कुमार राय भाई असम से, जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मालोत्रा भाई राजस्थान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, दीपिका श्रीवास्तव भाई कानपुर से, लुकमन अंसारी भाई साहसवान से, करण कुमार भाई दिल्ली से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तौसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा अमन शर्मा रुदर शर्मा दिल्ली से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणू गिरी दुबई से, अमर घोरपड़े भाई महाराष्ट्र से, दिके शुक्ला भाई खलीलाबाद से, रिंकू भाई इंडिया से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, सुस्मिता चक्रवर्ती भाई कोलकाता से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।